दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जहां से छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करना है ना। टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का? टेस्ट में कुछ किसी के डाउट्स हो? हालांकि टेस्ट में मैंने प्लांट किंगडम दिया था, आप लोगों ने ग्रुप में डिस्कस भी किया कि प्लांट किंगडम क्यों देना है, बट एंजियोस्पर्म बचा हुआ था और लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस अगर हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा सा ही था, रूट स्टेम लीफ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो उससे 45 क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो एक या दो क्वेश्चन का ही वेटेज रहता है। तो आज हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ग्रुप अगर बनेगा तो इनफ्लोरेसेंस, और फिर हमें पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे जाना है, फ्लोरल टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करना है आगे। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में हो चुका है तो फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमें वो स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, है ना। सो वी विल स्टार्ट विद फ्लावर, है ना। हमें सबसे पहले फ्लावर के बारे में देखना है कि फ्लावर क्या है और हम फ्लावर के बारे में क्या क्या देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों का लिंक भी मेरे पास आ गया। कौन कौन आ चुका है? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। एफरीन, ट्विंकल, ब्यूटी, फरहीन, प्रशांत, सरफराज, कनिका, गुंजन एंड रैनी, प्रशांत। बाकी आप लोग डिस्कस कर ही रहे हो, क्लास स्टार्ट हुए नहीं हुए। शिवानी ने बीच में रेडॉक्स के क्वेश्चन भी कर लिए, है ना। कुछ बॉटनी का भी डिस्कस कर लो आप लोग। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी विल स्टार्ट विद फ्लावर। फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब फ्लावर बनेगा कैसे, पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसे आपने स्टेम में शूट का डायग्राम बनाया था, शूट क्या था? एक एपिकल मेरिस्टेम जो प्लीम्यूल से मॉडिफाई होके बना, जिसके ऊपर हमने छोटे छोटे लीफ के प्राइमोडिया अरेंज किए थे, उसको एक कंडेंस्ड शूट का नाम दिया था। तो जब फ्लावरिंग होने वाली, और शूट कहाँ प्रेजेंट था वो भी आपने पढ़ा था। शूट प्रेजेंट था या तो एपेक्स पे, टर्मिनल था, हमने उसको टर्मिनल बड का नाम दिया था, या लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट था तो हमने उसे एक्सिलरी बड का नाम दिया था। तो बेसिकली हमारे पास शूट दो जगह है प्लांट में, किसी भी स्टेम या किसी भी ब्रांच की टिप पे होगा, दैट इज टर्मिनल शूट और बड, या फिर लीफ के एक्सिल में होगा तो एक्सिलरी बड या एक्सिलरी शूट बोल सकते हैं। तो जहां शूट है वही फ्लावर बन सकता है, कहीं और नहीं बनेगा, बिकॉज फ्लावर एक मॉडिफाइड बड बोला जाता है ना। फ्लावर की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स ए मॉडिफाइड वेजिटेटिव बड। जो अभी तक वेजिटेटिव बड थी, जिसको आगे जाके स्टेम या ब्रांचेस या लीव्स बनानी थी मैच्योर स्टेट में, वही बड एक मॉडिफाई हो गई है। किस काम के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और कहाँ होगा? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। फ्लावर एंजियोस्पर्म में होता है। हालांकि फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो जिम्नो एंजियो दोनों आते हैं। फेनेरोगेम्स इंक्लूड बोथ जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, बट एक प्रॉपर फ्लावर की बात करेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखाई देगा। तो जैसे आपने एक शूट बनाया था, उस शूट को ही मॉडिफाई करना है तो हमारे पास एक बड बन जाएगी, फिर आप उसको फ्लोरल बड बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप रिप्रोडक्टिव बड की बात कर रहे थे, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरल बड बोलेंगे। जैसे मैं यहां बनाऊं तो ये मान लीजिए हमने शूट बनाया था, ये शूट का एपेक्स हो गया, इसके ऊपर आपने यंग लीफ के प्राइमोडिया अरेंज कर दिए, है ना। इस तरीके से लीफ के प्राइमोडिया थे, लाइक दिस, सो मैनी आर देयर। तो ये बेसिकली क्या हुआ? ये तो शूट का डायग्राम है ना। दिस इज द केस ऑफ शूट।
अब क्या करना है आपको, इसी को आपको चेंज करना है फ्लोरल बड में। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे एपेक्स होगा शूट का मेरिस्टेम, यहाँ पे तो बन जाएंगी कार्पेल, कार्पेल सबसे सेंटर में बनती है, और फिर जो नीचे की लीफ है इन्हीं में से बना देंगे कुछ स्टेमन, लाइक स्टेमेंस बन गए अलग अलग, इन्हीं में से कुछ बन जाएंगे करोला यानी पेटल्स, तो ये पेटल्स बन के तैयार हो गए। फिर इन्हीं में से कुछ बन जाएंगे सेपल, तो ये सेपल बन के तैयार हो गए। और अब ये क्या बन गया, नाउ दिस बिकम फ्लोरल बड। एक वेजिटेटिव बड को आपने क्या बना दिया, फ्लोरल बड बना दिया। और इसमें हमने इंटरनोड को इलांगेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे फ्लावर बनेगा तो भी वो कंडेंस स्ट्रक्चर है। केवल नोड पे जो लीफ थी उनको मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर के जो पार्ट अभी आप पढ़ेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये सब लीफ के ही मॉडिफिकेशन है। इनको कई बार रिप्रोडक्टिव लीफ बोल दिया जाता है या फ्लोरल लीफ बोल देते हैं। फ्लोरल लीफ का मतलब है फ्लावर में जो लीफ है। अब ये फ्लावर में लीफ है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको इसके इवोल्यूशन या इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, जो हम सिलेबस में नहीं पढ़ सकते अभी। तो मैं आपको समझाने के हिसाब से आपको मैंने बताया कि कार्पेल किसी भी फ्लावर के अंदर सेंटर मोस्ट पोजिशन पे आएगा, जहां पे एग्जैक्टली आप मेरिस्टेम बनाते हैं, तो वो मेरिस्टेम डायरेक्टली चेंज हो जाएगा परमानेंट स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड गाइनीशियम। उसकी यूनिट को आप कार्पेल बोलते हैं। और फिर उससे बाहर की जो लेयर बनेगी वो एंड्रोशियम की, उससे बाहर जो बनेगा वो पेटल्स यानी करोला, उससे भी बाहर जो बनेगा सेपल यानी कि कैलिक्स। तो उस हिसाब से ये फ्लोरल पार्ट्स बनके तैयार हुए। कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है तो आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं कि लाइक अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या होगा, अगर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बने फ्लावर में तब क्या आएगा। तो उसी हिसाब से अभी मैं एक जनरलाइज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि एक वेजिटेटिव बड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो गई, उसको हमने नाम दे दिया फ्लावर। और यहाँ पे इंटरनोड एलोंगेट नहीं करते, केवल जो एक्सिस है वो कंडेंस रहेगा, नोड पे जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्लोरल पार्ट्स बन जाएंगे। दीज आर फ्लोरल पार्ट्स। इनको अभी हम लिखेंगे तो ये कैलिक्स कहलाएगा, है ना। ये पार्ट कोरोला हो गया, है ना, ये एंड्रोशियम हो गया, और जो सबसे सेंटर में आएगा दैट पार्ट इज गाइनीशियम। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के हिसाब से ये फ्लोरल पार्ट्स बन गए। इनको लिखा है फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब है फ्लोरल पार्ट्स जो लेटरली यानी साइड में प्रेजेंट है एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ। तो जहां लीफ प्राइमोडिया था वहां पे ये स्ट्रक्चर्स बन गए। एक शूट टिप जो है वो एक फ्लावर में चेंज हो गई। अब जैसे वहां ऑप्शन था कि अगर आपने ये शूट टिप इस तरीके से बनाया है तो अगर यहां बन जाएगा तो फिर ये बन जाएगा फ्लावर, तो ये टर्मिनल फ्लावर होगा। अगर मान लीजिए ये लीफ थी और लीफ के एक्सिल में भी एक बड प्रेजेंट थी, अगर यहां से कल को कोई फ्लावर बना तो ये एक्सिलरी फ्लावर बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्लावर को टिप पे बनाएंगे तो टर्मिनल फ्लावर, फ्लावर को एक्सिल में बनाएंगे तो एक्सिलरी फ्लावर। अभी हम पढ़ेंगे फ्लावर के हिसाब से कि फ्लावर में क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है। तो डेफिनेशन क्या हुई फ्लावर की, इट्स ए मॉडिफाइड वेजिटेटिव बड स्पेशली मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर में इंटरनोड एलोंगेट नहीं करते, नोड से लेटरल साइड पे जो लीफी अपेंडेजेस थे दे आर टर्न्ड इनटू द फ्लोरल पार्ट्स। शूट टिप मॉडिफाई होके फ्लावर में चेंज हो जाएगी। टिप क्योंकि टर्मिनल पे थी तो फ्लावर भी टर्मिनल पे बनेगा, टिप क्योंकि एक्सिल में है तो फ्लावर भी एक्सिल में बन सकता है। और लास्ट में अगर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है तो जिस एक्सिस पे वो ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज होंगे उसको हम इनफ्लोरेसेंस एक्सिस कहते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एंथोटैक्सी, और वहां से स्ट्रक्चर आ जाएगा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ फ्लावर जो किसी फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज है उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इनफ्लोरेसेंस के बारे में भी देखना है ना। जैसे ये आपकी बुक का डायग्राम है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अगर आप देखेंगे तो फ्लावर के पार्ट्स इसमें बने हुए हैं, पेडिसिल है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, इस तरीके से सारी चीजें दे रखी है ना। ये तो ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए कि एंड्रोशियम है, गाइनीशियम है, कोरोला है, कैलिक्स है। कैलिक्स सबसे बाहर की रिंग होगी, है ना। कैलिक्स को भी आप लिखोगे तो कैलिक्स क्या कहलाएगा, कैलिक्स इज कॉल्ड आउटर मोस्ट वर्ल। वर्ल का मतलब रिंग है, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर है। करोला क्या होगा, ये इनर टू कैलिक्स आएगा। कैलिक्स के अंदर की तरफ क्या है, कोरोला की रिंग है, तो ये इस तरीके से आएगा, है ना। गुंजन ने पूछा था सॉलिटरी का मतलब क्या है, शिवानी ने रिप्लाई कर दिया है, सिंगल फ्लावर को सॉलिटरी फ्लावर बोलते हैं, जब अकेला होगा तो सॉलिटरी कहलाएगा। फिर एंड्रोशियम क्या आएगा, ये इनर टू कोरोला हो गया।
और गाइनीशियम ये इनर मोस्ट हो गया। अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे ये बुक में बना हुआ है, ये बुक में जो फ्लावर बना है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें दोनों सेक्सेस होते हैं, वो ऐसे फ्लावर को अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है फ्लावर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, तो जिस फ्लावर में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर में अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर की जो रिंग है वो आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स कहलाती है, कैलिक्स के अंदर करोला, करोला के अंदर एंड्रोशियम, और सबसे अंदर जो आएगा वो गाइनीशियम। इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट, ये याद रखना है। सरफराज ने लिखा है सर रिड्यूस्ड लीफ का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड लीफ का मतलब है कि लीफ जैसे एक्सपेंड करके फोटोसिंथेसिस करती है, अगर वो रिड्यूस हो गई, उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाएगा, उसके फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, उसका अपीयरेंस रिड्यूस, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल, जो भी लीफ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसकी पोजीशन है, उसी सेंस में हर चीज में रिडक्शन हो गया, तो हमने रिड्यूस्ड लीफ का नाम दे दिया। तो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिड्यूस्ड लीफ, क्योंकि यहाँ पे वो लीफ के जैसा फंक्शन नहीं कर रहे कि लीफ जैसा एक्सपेंड है, जितना बल्क में फोटोसिंथेसिस लीफ कर रहा है उतना ये स्ट्रक्चर्स नहीं करते। तो बाहर से अंदर अगर आप पार्ट्स को देखेंगे तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम ये आपको मिल जाएगा। जो फ्लावर का स्टॉक होता है वो पेडिसल कहलाता है। अभी हम अपने हिसाब से भी डायग्राम बनाएंगे, बट ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। कैलिक्स की यूनिट को आप क्या बोलते हैं? अगर हम इनके यूनिट स्ट्रक्चर लिखें, कैलिक्स तो एक रिंग हो गई, मतलब ये 5 बने हुए हैं कैलिक्स, 1 2 3 4 5। अगर आप इनमें से किसी एक को देखोगे तो कैलिक्स की यूनिट क्या है? कैलिक्स की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। ऐसे कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल। एंड्रोशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। और गाइनीशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। तो ये 4 अलग अलग यूनिट्स भी हो गई कि बहुत सारे सेपल मिलके एक रिंग बनाएंगे जो सबसे बाहर फ्लावर में प्रेजेंट है, दैट विल बी द कैलिक्स। बहुत सारे पेटल्स मिलके एक रिंग बनाएंगे जो बाहर वाली रिंग के अंदर है, इनर टू कैलिक्स है, दैट इज करोला। फिर बहुत सारे स्टेमन मिलके एक अंदर और रिंग बनाएंगे, दैट इज एंड्रोशियम। और सबसे अंदर जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी गाइनीशियम। तो यूनिट स्ट्रक्चर कहलाते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। जब आप एक की बात करेंगे तो सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल आएगा। जब इनका नंबर आएगा तो पूरा रिंग बन जाएगा, एंड दैट रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। तो पार्ट ऑफ द फ्लावर बेसिकली कहा जाए तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, और उनके यूनिट स्ट्रक्चर क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। तो ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कहलाते हैं। बाकी जब आप कैलिक्स एंड करोला को देखेंगे, मैं आपको यहां अपने हिसाब से भी बना के दिखाता हूं, मैं सिर्फ एक ही एक बनाऊंगा। लाइक ये एक कार्पेल है ना? कार्पेल जिस स्ट्रक्चर पे बॉर्न होगी दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का स्टॉक हो गया, है ना? तो सबसे अंदर के रिंग क्या है? इस अगर ये रिंग में होगा तो क्या कहलाएगा? गाइनीशियम। और इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? अभी हमने लिखा है, इसकी यूनिट को हम कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, है ना? फिर मान लीजिए इससे बाहर मैंने एक रिंग बना दी, स्टेमन की रिंग बनी हुई है इससे बाहर, तो ये क्या है? रिंग के हिसाब से क्या वर्ड आ जाएगा? एंड्रोशियम। इनके यूनिट स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? स्टेमन, है ना? फिर क्या बनाना है? फिर आपको एक पेटल बनाना है, तो लाइक हमने एक पेटल्स बना दिए ये, है ना? तो ये रिंग क्या है? ये कोरोला हो गया। कोरोला की यूनिट क्या कहलाएगी? पेटल। और सबसे बाहर जो रिंग आएगी वो सेपल्स की आएगी। ये क्या है? दीज आर सेपल। सॉरी, आप इसको लिखेंगे तो सेपल को ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये यूनिट बन जाएगी। रिंग क्या कहलाएगी? कैलिक्स। तो पार्ट ऑफ द फ्लावर मैंने इस हिसाब से अरेंज कर दिए कि गाइनीशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, कार्पेल, स्टेमन, पेटल और सेपल। ठीक है। अब कार्पेल और स्टेमन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी है, इसलिए इनको बोला जाता है एसेंशियल वर्ल। एसेंशियल बिकॉज बिना इनके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल गैमीट चाहिए, तो वो कहाँ बनेंगे? वो बनेंगे इनके अंदर। रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मेल गैमीट बनेगा एंड्रोशियम के हिसाब से, फीमेल गैमीट बनेगा
गायनीशियम के हिसाब से। तो दीज आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हो गए, उनको हमने एंड्रोशियम गायनीशियम का नाम दे दिया। कैलिक्स करोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, फंक्शन कुछ ना कुछ होगा इनका, बट दे डू नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल। डायरेक्ट रोल नहीं है तो इसलिए हमने इनको नॉन एसेंशियल वर्ल में डाल दिया। दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। तो एसेंशियल वर्ल या नॉन एसेंशियल वर्ल का मतलब क्या है वो आप यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जिस भी स्ट्रक्चर पे होंगे, लाइक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, जो फ्लावर का स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे ये क्या है, दिस इज फ्लोरल स्टॉक, या ये फ्लावर का स्टॉक है। अब फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर के स्टॉक को बोला जाता है पेडिसिल। फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलेंगे, पेडिसिल बोलेंगे। जैसे आपने लीफ का स्टॉक पढ़ा था, लीफ का स्टॉक क्या कहलाता है, पीटियोल। ऐसे फ्लावर का स्टॉक क्या कहलाएगा, फ्लावर का स्टॉक कहलाएगा पेडिसिल, है ना। तो आपको पेडिसिल भी याद रखना है कि पेडिसिल स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, क्लियर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है ना। अब फ्लावर के स्टॉक का जो सेलन बेस होगा, दिस इज थैलेमस, इसे हम क्या बोलेंगे, थैलेमस, या इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और रिसेप्टिकल क्या है, दिस इज द सेलन बेस, है ना, सेल कर गया जिस पे फ्लोरल पार्ट्स आके जुड़ेंगे, वो सेलन बेस क्या कहलाएगा, उसको हम थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल बोलते हैं, है ना। तो फ्लावर का स्टॉक पेडिसिल, और फ्लावर के स्टॉक का जो सेलन पोर्शन होगा ऑन द अबव all the floral parts attach themselves, that seलन base is called thalamus और receptacle। thalamus या receptacle फ्लावर में वर्ल का पार्ट नहीं है, है ना। फ्लावर का स्टॉक फ्लोरल वर्ल का पार्ट नहीं कहलाता, फ्लोरल वर्ल्स पूछी जाएंगी तो वही आएंगी, है ना। ओके, रैनी ने लिखा है एसेसरी वर्ल। एसेसरी वर्ल यही है, बिकॉज ये असिस्ट करती हैं तो आप इनको एसेसरी भी बोल सकते हैं। सो दीज आर एसेसरी वर्ल्स, क्लियर। तो ये फ्लावर का स्टॉक हो गया। अब फ्लावर का स्टॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ये दोनों बातें एज यूजुअल आएंगी। तो फ्लावर का स्टॉक अगर प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, उसके हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं कि अगर फ्लावर का स्टॉक प्रेजेंट है, यहां से लिख लीजिए, तो फ्लावर कैसा बन जाएगा, पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट का मतलब है फ्लावर में स्टॉक है, अगर नहीं है तो कैसा कहलाएगा, ससाइल फ्लावर, बिना स्टॉक का होगा। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है और इस पे ये सीधे फ्लावर बना दिया आपने, मैं एफ लिख दे रहा हूं, तो इसमें कोई स्टॉक नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्लावर कैसा हो गया, ससाइल हो गया। अगर पेडिसिलेट बनाना है तो लाइक ये एक्सिस है और इस तरीके से फ्लावर अरेंज है, तो यहाँ पे फ्लावर का स्टॉक प्रेजेंट है, और क्योंकि स्टॉक है इसलिए ये क्या कहलाएगा, पेडिसिलेट फ्लावर कहलाएगा। तो फ्लावर में स्टॉक है या नहीं है वो डिपेंड करता है, जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसी से आइडिया लगेगा कि इस फ्लावर में स्टॉक होता है या नहीं होता है। हम कहीं पे मानेंगे कहीं पे नहीं मानेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली एग्जाम्पल्स के साथ ही आएगा कि फ्लावर में स्टॉक है या फ्लावर में स्टॉक नहीं है, ये दोनों बातें आती हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पेडिसिलेट फ्लावर कहाँ पे है, तो वो वाली बात आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए वीट का एग्जाम्पल कभी आएगा तो उसमें फ्लावर में, वीट के फ्लावर में स्टॉक नहीं होता। चाइना रोज है, आपको पता ही है, उसके फ्लावर में स्टॉक होता है। तो पेडिसिलेट फ्लावर या ससाइल फ्लावर, ये बात भी आगे आएगी, विदर द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक और नॉट, है ना। अब ये एक बेसिक डायग्राम हो गया फ्लावर का। अब हमें क्या समझना है, और चीजें क्या क्या आएंगी। अब मैं इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसके अलावा जो चीजें हैं मैं आपको वो समझाता हूँ, है ना। लाइक यहां से देखिए, मान लीजिए ये फ्लावर था, अगर फ्लावर ये यहाँ पे शूट टिप होगी, अगर इस एरो पे देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे शूट का बड होगा, शूट का बड होगा तो यहाँ फ्लावर बन सकता है। मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर बन गया, अकेला फ्लावर बन गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, अभी हमने लिखा था कि ये सॉलिटरी है, और ये टिप पे बन गया तो क्या कहलाएगा, टर्मिनल। इस फ्लावर को आप क्या बोलेंगे, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर बोलेंगे, क्योंकि ये अकेला है और टिप पे बना हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए फ्लावर को, ये एक एक्सिस है,
ये एक्सेस तो ग्रो कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए एक लीफ आ गई, जैसे हम पढ़ ही चुके हैं। अब लीफ के अंदर ये पोजीशन क्या है, एक्सिल है। अगर इस एक्सिल में फ्लावर बन जाए आगे जाके लाइक दिस, तो अब ये फ्लावर क्या कहलाएगा, ये सॉलिटरी, क्योंकि अकेला है तो क्या कहलाएगा, सॉलिटरी। एक्सिल में बन गया तो क्या कहलाएगा, एक्सिलरी। तो फ्लावर अगर नंबर में एक है, जहां पूरे प्लांट की बात नहीं हो रही है, एक ब्रांच के टिप पे या एक एक्सिल में एक है। पूरे प्लांट के अंदर तो बहुत सारे होंगे, जैसे चाइना रोज सबने देखा होगा, बहुत कॉमन प्लांट है। गुड़हल का फ्लावर देखा होगा आपने, तो गुड़हल के फ्लावर में क्या है कि पूरे प्लांट पे तो बहुत सारे फ्लावर मिल जाएंगे, लेकिन वो एक एक्सिल में एक फ्लावर होगा। कहीं पे दो फ्लावर एक साथ नहीं दिखाई देंगे आपको, दो फ्लावर एक ही पॉइंट पे जुड़े हो, ऐसा गुड़हल के केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि गुड़हल में जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर बनता है वो सॉलिटरी है, अकेला बनेगा। बनेगा कहां पे, वो बनेगा एक्सिल में। लीफ के और ब्रांच जो भी है उसके बीच में जो पोजीशन है एक्सिल, उसके अंदर ही बनेगा। तो सॉलिटरी एक्सिलरी का एग्जांपल क्या हो गया, अगर इसका एग्जांपल लिखेंगे तो इसका एग्जांपल चाइना रोज। सॉलिटरी एक्सिल का एग्जांपल क्या हो गया, चाइना रोज। सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जांपल क्या हो गया, जहां पे फ्लावर टिप पे बनता हो। टिप पे कहां बनेगा, जैसे पॉपी के प्लांट का फ्लावर है ना। पॉपी का फ्लावर का डायग्राम 12th की बुक में बना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जहां पे आप पापावर सोमिनिफेरम के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक एल्कलॉइड वाला प्लांट है। तो वहां पे एक डायग्राम बना है रफली पॉपी का, वो आप देखोगे तो एक एक्सिस के ऊपर एक सिंगल फ्लावर आता है। तो एक एक्सिस के ऊपर अगर सिंगल फ्लावर आएगा तो सॉलिटरी टर्मिनल बन जाएगा। ट्यूलिप का फ्लावर भी ऐसा ही होता है। ट्यूलिप एक फ्लावर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसमें भी आप देखोगे तो एक एक्सिस आएगा और ऊपर एक सिंगल फ्लावर बन के तैयार। तो पोजीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो टर्मिनल और एक्सिलरी, और अगर हम इसको नंबर के हिसाब से लेके आएंगे तो सॉलिटरी। तो जब फ्लावर नंबर में होगा एक, तो ये दोनों ऑप्शंस आएंगे। जैसे अगर हम फ्लावर के नंबर की बात करें, ये फ्लावर था हमारा, इसमें अगर हम बात करें कि नंबर में क्या है केस, तो अगर नंबर एक है 1, तो फिर हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, कि फ्लावर नंबर में एक है। अब एक फ्लावर या तो टिप पे होगा तो सॉलिटरी टर्मिनल, एक फ्लावर अगर एक्सिल में प्रेजेंट है तो सॉलिटरी एक्सिलरी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद करना है बिल्कुल सिंपल वर्ड में कि कहां पे क्या सिचुएशन है। अगर फ्लावर में नंबर एक से ज्यादा हो, मान लीजिए मोर देन 1 फ्लावर्स हो, यानी मैनी फ्लावर्स हो, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो फिर क्या आएगा, फिर उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट भी होगा, किसी ना किसी तरीके से तो अरेंज होंगे ना वो। और जब वो डेफिनेट अरेंजमेंट होगा तो हम डेफिनेट अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अभी हमने पढ़ा था, या इसको हम बोलते हैं एंथोटैक्सी। So what is inflorescence or enthotexy? That is the definite arrangement of flower on the axis। अब सारे फ्लावर कहीं ना कहीं तो अरेंज होंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहीं के हिसाब से समझू, ये फ्लावर था, मैं टिप पे ही बना रहा हूं, यहां तक तो ये ब्रांच हो गई, ये मान लीजिए ब्रांच है ना। अब इस कलर को मैं चेंज कर देता हूं लाइक दिस। अब इसके ऊपर यहाँ पे पहले बनेगा एक स्टॉक। अब यहाँ पे ये एक फ्लावर हो गया, फिर ये इसके नीचे दूसरा है, ये यहाँ पे तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, ऐसे बना सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी फ्लावर्स। अब ये सारे फ्लावर एक साथ हैं, सारे फ्लावर एक साथ हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा इन्फ्लोरेसेंस, है ना, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर हो गया है ना। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर आ जाएगा तो वर्ड क्या आ जाता है, इन्फ्लोरेसेंस। ऐसे ही आप इसी स्ट्रक्चर को एक्सिल में भी बना सकते थे। एक्सिल में बनाओगे तो कैसा आएगा, लाइक ये एक्सिस हो गया प्लांट का, ये लीफ हो गई, इसके कंसर्न में तो अभी हमें जाना ही नहीं है। अब ये एक्सिल है, इस एक्सिल में जैसे आपने एक फ्लावर बनाया था, आप इसमें ग्रुप ऑफ फ्लावर बना लीजिए। लाइक यहां से ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया, बहुत सारे फ्लावर बन गए। तो सेम सिचुएशन यहां भी आ गई। तो जब ग्रुप ऑफ फ्लावर बनेगा तो इन्फ्लोरेसेंस आएगा, जब वो अकेला होगा तो वर्ड क्या आएगा, सॉलिटरी आएगा।
फिर अभी हमें इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना ही है कि वो दो टाइप का ब्रॉडली होता है, रेसिमोस और साइमोस, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने सिर्फ ये देखा कि फ्लावर अगर नंबर के हिसाब से है तो 1 हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड सॉलिटरी फ्लावर। अगर वो मोर देन 1 फ्लावर्स है, मैनी फ्लावर्स हैं, देन उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस और एंथोटैक्सी। पोजीशन के हिसाब से कहा जाए तो चाहे एक फ्लावर हो या चाहे ग्रुप ऑफ फ्लावर हो, पोजीशन के हिसाब से वो टर्मिनल हो सकते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल। आगे इन्फ्लोरेसेंस के लिए भी यही वर्ड आएगा कि इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल है। ऐसे ही अगर अकेला फ्लावर एक्सिल में प्रेजेंट है तो सॉलिटरी एक्सिलरी। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस के लिए भी वर्ड आ जाएगा कि वो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, वो एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है ना। तो नंबर के हिसाब से भी याद रखिए और पोजीशन के हिसाब से भी याद रखिए, है ना। तो ये फ्लावर में नंबर और पोजीशन के बारे में बात हो गई, है ना। अब किसी भी फ्लावर के बेस पे कोई आउटग्रोथ होती है अगर लीफ के जैसी, तो उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, है ना। तो अभी हमें ब्रैक्ट के बारे में पढ़ना है कि ब्रैक्ट क्या चीज होती है। ये देखिए, मान लीजिए अभी हम फिर से एक फ्लावर बनाते हैं, लाइक ये फ्लावर है, आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सिल है, ये फ्लावर हो गया, ठीक। अगर फ्लावर के बेस पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लावर का बेस है जहां पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको ब्रैक्ट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ब्रैक्ट, लीफी आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ फ्लावर। ब्रैक्ट क्या है, लीफ लाइक है, सो दिस इज लीफी आउटग्रोथ at the base of flower. So फ्लावर के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, ब्रैक्ट कहलाएगा, है ना। और ब्रैक्ट आपको याद रखना है कि ब्रैक्ट है या ब्रैक्ट नहीं है ना। जैसे लीफ के बेस पे लीफी आउटग्रोथ क्या थी, स्टिप्यूल, ऐसे फ्लावर के बेस पे लीफी आउटग्रोथ क्या आएगा, ब्रैक्ट। लेकिन लीफ एक थी, फ्लावर खुद अपने आप में पूरी बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम आप बनाओगे, दे आर सो मेनी लीव्स पैरेलल टू सो मेनी लीव्स। तो लीफ के बेस पे जो आउटग्रोथ है वो आपने स्टिप्यूल बोला था, लाइकवाइज फ्लावर के बेस पे जो आउटग्रोथ आएगी वो क्या कहलाएगा, ब्रैक्ट कहलाएगा, है ना। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, फ्लावर ऑनवर्ड जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे इसमें हर बार एक नया टर्म आएगा, तो वो टर्म्स विद एग्जाम्पल याद रखने हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल जिनके लिखे हैं, अभी आपको उतने ही एग्जाम्पल देखने, धीरे धीरे चैप्टर के एंड होने तक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और वो याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एग्जाम्पल याद कैसे करोगे। बट क्योंकि सिलेबस में है तो आपको याद रखना ही है कि फ्लावर में ब्रैक्ट अगर है तो कहाँ एग्जाम्पल है, या नहीं है तो कहाँ एग्जाम्पल है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि फ्लावर के बेस पे अगर कोई आउटग्रोथ है तो ब्रैक्ट। अब जैसे मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए इस पेज पे जितने भी फ्लावर बनाए हैं, चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, चाहे इन्फ्लोरेसेंस में हो, तो मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से सभी में स्टॉक बनाया है। तो हमेशा ये मत मान के चलिएगा कि स्टॉक होगा तो ही ब्रैक्ट होगा, स्टॉक होगा तो ही इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, स्टॉक होगा तो ही फ्लावर सॉलिटरी, टर्मिनल या एक्सिलरी बनेगा। स्टॉक होना ना होना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वेरिएबल है। आप बिना स्टॉक के भी ये सारी चीजें बना सकते हैं, बिना स्टॉक के इन्फ्लोरेसेंस भी बन जाएगा, बिना स्टॉक के ब्रैक्ट भी उसके प्रेजेंट हो जाएगा, बिना स्टॉक के वो टर्मिनल या एक्सिलरी इन पोजिशन भी हो जाएगा। तो having the stock or not, whether the flower is petiolate or not, it depends on the given example. एग्जाम्पल जैसा दिया होगा वैसा आंसर आएगा। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने जितने लाइन डायग्राम्स बनाए हैं उन सब में मैंने स्टॉक को शो किया है। स्टॉक है वो ठीक है, ब्रैक्ट याद रखना है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो याद रखना है। फ्लावर की या इन्फ्लोरेसेंस की पोजीशन दो ही हो सकती हैं, या तो टिप या फिर एक्सिल, अकॉर्डिंगली एक्सिलरी और टर्मिनल जो ऑप्शन है वो देखने हैं। और अकेला फ्लावर है तो सॉलिटरी वर्ड आएगा, और नहीं तो इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सरफराज ने पूछा, सर पिचर प्लांट जैसा कोई एक्वेटिक प्लांट भी होता है क्या? होने को तो बहुत कुछ होता है, आप किस सेंस में कह रहे हो ये मुझे बताना पड़ेगा। अगर आपका सेंस ये है कि पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो क्या कोई एक्वेटिक प्लांट इंसेक्टिवोरस हो सकता है या होता है? देन उसका आंसर यस। अगर आप कहते हैं कि पिचर प्लांट में जैसे पिचर बना है, तो क्या वैसे कोई और प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन होगा? देन आंसर इज नो, है ना। आपको ये पिचर प्लांट के जैसा तो डिपेंड करता है ना। पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस है, तो अगर पिचर इंसेक्टिवोरस है तो यस देयर आर एक्वेटिक प्लांट, जैसे यूट्रिकुलरिया है, ब्लैडर वर्ट या ड्रोसेरा है, सनड्यू प्लांट्स, बोथ आर एक्वेटिक। तो ये
पानी में होते हैं और इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, लेकिन ट्रैप करने की मैकेनिज्म अलग अलग होगी। पिचर प्लांट के ट्रैप करने की मैकेनिज्म अलग है, ब्लैडर वर्ट या ड्रोसेरा के ट्रैप करने की मैकेनिज्म अलग है। तो देयर आर सो मैनी प्लांट्स। आपका आंसर मेरे ख्याल से मिल गया होगा आपको, है ना। इंसेक्टिवोरस सेंस में तो मैंने आपको बताया, इंसेक्टिवोरस सेंस में बहुत सारे प्लांट हैं, उनमें से कुछ एक्वेटिक भी हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, है ना। आगे मूव करते हैं। अब हमें पढ़ना है फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए। बार बार डेफिनेशंस नहीं लिखी जाती। आगे हमें फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी देखना है, 3 to 4 फैमिलीज भी हमें पढ़नी है। तो जब हम फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम पर्टिकुलर टर्म से लिखते हैं। उन टर्म्स का मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर, कि आप एक फ्लावर को डिस्क्राइब कैसे करोगे, है ना। अब डिस्क्राइब करने में पहला क्राइटेरिया हमने क्या लिया है, ब्रैक्ट। अभी मैंने आपको इससे पहले ब्रैक्ट ही पढ़ाया कि ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस मायने रखती है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, ब्रैक्ट क्या है अभी हमने लिखा, ब्रैक्ट इज द लीफी आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बेस पे अगर कोई लीफी आउटग्रोथ होगी तो वो ब्रैक्ट कहलाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंगली 2 ऑप्शंस बन जाते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, तो फ्लावर क्या कहलाएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। इसको कैपिटल बी स्मॉल आर से लिखा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि हम इसको किस सिंबल से यूज करेंगे, है ना। अगर ब्रैक्ट फ्लावर में नहीं है, इफ एब्सेंट, तो फ्लावर क्या बन जाएगा, ई ब्रैक्टिएट बन जाएगा। विदाउट ब्रैक्ट हो गया तो ई ब्रैक्टिएट। कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सो ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस इंपॉर्टेंट है ना। हर्षिता ने पूछा है सर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड क्या होते हैं। अभी तो बेटा याद कर लो क्योंकि एक्सेस आपके सिलेबस में नहीं है। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना, और लेटरल और डॉर्सल, वेंट्रल, ये सब एक्सेस के टर्म्स हैं, तो हम अभी उतना डिटेल में पढ़ नहीं सकते। जहां जो लिखा हुआ है वो आपको बस याद रखना है। लाइक डिस्टल एंड कहीं आएगा तो आपको बस याद रखिएगा कि वो डिस्टल एंड पे है। आपको नहीं कहीं बना के नहीं दिखाने और ना ही आपको किसी को समझाना है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल को डिफाइन कैसे करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि जो टिप वाला है वो तो आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज जो टिप पे होता है फिर ऐसे तो फ्लावर के लिए एंटीरियर पोस्टीरियर भी दे सकते हो, बट एंटीरियर पोस्टीरियर के यूज करने का मीनिंग अलग होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल के यूज करने का मीनिंग अलग होता है ना। और इसी तरीके से अपर लोअर है या डॉर्सल वेंट्रल है या पोस्टीरियो लेटरल है, तो ये सब मीनिंग अलग अलग है। टेस्ट में था तो किस क्वेश्चन के लिए था वो देखना पड़ेगा मुझे। किस क्वेश्चन में था ये डिस्टल एंड, ओके चलो को आप टाइप मत करो, मैं देख लूंगा और फिर आपको डिस्कस करके बताता हूं कि ये डिस्टल एंड किस चीज के लिए दिया गया था, है ना। रीजन ऑफ रूट्स में दिया था, ठीक है। उसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल अगर एंड दिया हुआ है तो प्रॉक्सिमल एंड जो टिप पे आएगा, बिल्कुल जैसे रूट की जो टिप है वो प्रॉक्सिमिटी पे है, बिल्कुल लास्ट में है, सबसे ऊपर पोजीशन अगर आ रही है तो वो, और उससे पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो डिस्टल एंड कहलाते हैं, है ना। और रूट के रीजन में दिया हुआ था, है ना। तो उसके लिए बस वही है कि जैसे एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है आपको बस वो लाइन समझनी है कि वहां पे क्या प्रॉक्सिमल है और क्या डिस्टल दिया हुआ है। सो ब्रैक्ट प्रेजेंट है या नहीं उसके बेस पे फ्लावर ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट। सिंपल है, ब्रैक्ट क्या होता है, लीफी आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ फ्लावर। अब आएगा सेक्सुअलिटी की बात। फ्लावर को सेक्सुअलिटी के हिसाब से डिवाइड करोगे तो 3 ऑप्शन है, या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, है ना। अब यहाँ दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो उसका साइन या सिंबल क्या है, लाइक दिस, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल बना हुआ है ना। अब यहाँ ये याद रखना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की सेक्सुअलिटी है। बाइसेक्सुअल को वैसे तो हम प्लांट के सेंस में लिख देते हैं कि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट मोनोशियस हो जाएगा, लेकिन फ्लावर मोनोशियस नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर को आप मोनोशियस नहीं लिखते हो, है ना। और इसी तरीके से आएगा, है ना। रैनी ने लिखा है रूट हेयर प्रॉक्सिमल एंड पे होते हैं। रूट का जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो रूट में रूट हेयर मैचुरेशन जोन से बनते हैं। तो मैचुरेशन जोन से अगर आप देखोगे तो रूट हेयर नीचे होते हैं, मैचुरेशन जोन तो ऊपर कितना भी चला जाएगा, रूट हेयर यहीं पे प्रेजेंट है। तो रूट हेयर के हिसाब से ये प्रॉक्सिमल हो गया और उसके ऊपर आप कितना भी लास्ट तक ले जाके उसे डिस्टल एंड तक ले जा सकते हो, है ना। इस तरीके से उसको समझाया गया है ना। या फिर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा,
अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो दो ऑप्शन है, या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, जैसा चाहे वैसा सिंबल से यूज कर सकते हैं। देयर आर द केसेस जहां पे कोई सेक्स प्रेजेंट नहीं होता फ्लावर में, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल का मतलब है ना एंड्रोशियम होगा ना गाइनीशियम होगा, केवल कैलिक्स, करोला या जो एसेसरी वर्ल है वो प्रेजेंट होगी, बट जो एक्चुअल सेक्सुअल वर्ल्स हैं वो एब्सेंट है, तो उनको हम न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं। यहाँ पे इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो सिंबल्स भी याद रखने हैं कि बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में मेल फीमेल और न्यूट्रल। और अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा, दिस विल बी कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इस केस में दोनों प्रेजेंट हैं। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट नहीं है, फीमेल है मेल नहीं है, या दोनों ही नहीं है, न्यूट्रल केस में दोनों ही नहीं है, इन दैट केस फ्लावर कैसा बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो आगे हम वर्ड तो यूज करेंगे कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, लेकिन कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए कोई सिंबल नहीं है। जब आप सेक्सुअलिटी का सिंबल बनाओगे तो उसी से आइडिया लग जाएगा कि फ्लावर कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन इट इज सेड टू बी द कंप्लीट फ्लावर। तो ये चीज आपको देखनी है, अगर यूनिसेक्सुअल है तो फिर वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो ब्रैक्ट हो गया और सेक्सुअलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट क्या आएगा, सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहलाती है, जैसे आप एनिमल में सिमेट्री पढ़ते हैं, आपने एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एनिमल में सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एनिमल किंगडम को जब कैटेगराइज किया गया है पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक, तो उसमें सिमेट्री को भी कंसिडर किया गया। सिमेट्री तीन टाइप की आप पढ़ते हैं, बेसिकली दो टाइप की होती है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन एक थर्ड भी है दैट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है जहां से आप एनिमल के केस में अगर बात कर रहे हैं तो एनिमल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो एसिमेट्रिक कहलाता है। अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाता है। अगर केवल एक प्लेन हो जिससे आप दो में डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ में, तो वो बाइलेटरल सिमेट्रिक कहलाता है। सेम चीज एनिमल की जगह फ्लावर के लिए आ गई कि आप एक फ्लावर को होल्ड करिए, आपने एक फ्लावर को हाथ में देखा और फिर ये देखा कि क्या इस फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से। अगर ऐसा है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर। फ्लावर के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टर्म आ जाएगा जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री बोले या एक्टिनोमॉर्फिक बोले एक ही बात है। एक्टिनोमॉर्फिक आप एनिमल्स में नहीं बोल सकते, रेडियल सिमेट्री आप चाहे एनिमल्स में बोलिए या प्लांट में फ्लावर के लिए बोलिए, एक ही बात है। ऐसे ही अगर एक प्लेन से कर पाएंगे तो बाइलेटरल आ जाएगा, जाइगोमॉर्फिक, और अगर कर ही नहीं सकते तो एसिमेट्रिक एनिमल, है ना, जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे ही फ्लावर आ गए। प्रशांत ने लिखा है न्यूट्रल फ्लावर में रिप्रोडक्टिव कैसे होगा सर, ये पहले भी किसी ने मुझसे काफी पूछा। न्यूट्रल फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये तो कभी जरूरत नहीं है ना, कंडीशन तो है ही नहीं कि फ्लावर बनेगा तो रिप्रोडक्शन भी होगा, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ाया कि अगर फ्लावर बनेगा तो रिप्रोडक्शन हो ही जाएगा। मान लीजिए प्लांट में केवल मेल फ्लावर है तो रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, उस फ्लावर से तो कुछ नहीं होने वाला ना। फीमेल फ्लावर है तो भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा। न्यूट्रल फ्लावर है तब भी कुछ नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों चाहिए ना हमें, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो बाइसेक्सुअल, नहीं तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन देखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्लावर है तो रिप्रोडक्शन हो ही जाएगा, है ना। न्यूट्रल फ्लावर में ऑब्वियस है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन के अलावा जैसे मैंने भी बोला कि एसेसरी वर्ल तो है ही ना, और एसेसरी वर्ल के अपने फंक्शंस होंगे, तो वो फ्लावर केवल उन फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी उनका कुछ केस नहीं होगा, है ना। सनफ्लावर में रेडियल होगा, सरफराज ने पूछा है। सर कहना क्या है, ब्यूटी ने पूछा है। अभी तो खैर हम इसको पढ़ ही रहे हैं, अब एक एक करके देखिए, हम इसको फिर से पढ़ते हैं। पहली सिमेट्री क्या है हमारे पास, सबसे इजी, वो नीचे लिखा हुआ है, एसिमेट्रिक, इर्रेगुलर फ्लावर है। मान लीजिए कोई फ्लावर ऐसा होता, ये फ्लावर है, आपसे कहा जाए कि इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करके बताइए जो प्लेन सेंटर से पास होता हो, ये सेंटर है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी दो हाफ नहीं बनेंगे, अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी दो हाफ नहीं बनेंगे, एग्जैक्ट हाफ। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी नहीं बनेंगे, अगर आप कोई और प्लेन लेंगे तो भी नहीं बनेंगे। बेसिकली है ही ऐसा
क्योंकि फ्लावर इररेगुलर शेप का है इसलिए 2 इक्वल हाफ हो ही नहीं सकते। तो एसिमेट्रिक का मतलब है जहां पे फ्लावर कांट बी डिवाइडेड into 2 equal half from any plane passing through its center। सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से अगर आप फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो फ्लावर कैसा कहलाएगा? एसिमेट्रिक फ्लावर कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है कैना। कैना एक प्लांट का नाम है बेटा, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको कैना के बारे में यही पढ़ना है कि कैना का फ्लावर एसिमेट्रिक होता है ना। तो कैना एक प्लांट का नाम है, मतलब इट्स एन एग्जाम्पल, आपको कैना याद रखना है ना। जैसे दिक्कत होती है, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आगे कहेंगे सर मॉर्फोलॉजी तो डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा है, याद ही नहीं हो रहा, कितने एग्जाम्पल याद करें, हर बार कोई नया एग्जाम्पल मिल जाता है। तो उसको याद करने के, वैसे तो आपको सारे एग्जाम्पल याद ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, लेकिन कुछ जगह पे ये थ्योरी काम कर जाती है कि जहां जहां रेयर केस हैं, जहां जहां एक्सेप्शंस हैं, आप एटलीस्ट उनको पहले याद कर लीजिए, और फिर अगर वो आपसे नहीं पूछे जा रहे तो जो पूछा जा रहा है फिर वो जर्नल स्टेटमेंट में डाल दीजिए। तो उस तरीके से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। जैसे इस केस में सिमेट्री ऑफ द फ्लावर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एसिमेट्रिक फ्लावर बहुत कम है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बहुत कम है। तो अगर हम अपने हिसाब से जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक के एग्जाम्पल याद कर लें और फिर आपसे कभी पूछा जाए कि इस वाले फ्लावर में सिमेट्री कैसे होती है, तो आपको देखना यह है कि आपको जो एसिमेट्रिक या जो जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल पढ़ाए गए उसमें अगर वो एग्जाम्पल नहीं है तो आंसर क्या बन जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जितने भी फ्लावर एग्जिस्ट करते हैं मैं सब आपको पढ़ा दूंगा जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिक में कैना एग्जाम्पल है, कैना के फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से जो सेंटर से पास होता हो। सो दिस विल बी एसिमेट्रिक और इररेगुलर फ्लावर। ब्यूटी ने पूछा है सर जो नोट्स में एग्जाम्पल है वो इनफ है ना, बिकॉज देयर आर मैनी इन अदर बायो बुक्स। नहीं, आपको बायो बुक्स पे तो जाना ही नहीं है, आपको मैंने कई बार बोल दिया अब तक तो, और अभी पता नहीं कितनी बार और बुलवाओगे आप। टेक्स्ट कहीं से नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस जहां से चाहे वहां से कर लीजिए, है ना। एक स्लाइड में इसकी भी डाल दूंगा बीच में कई बार, ताकि आपको अपने वीडियोस में याद रहे कि टेक्स्ट कहीं से नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस कहीं से भी कर लीजिए, है ना। मैं नहीं, अच्छा आपने नहीं पूछा तो किसी और ने पूछा तो भी कोई बात नहीं, अभी तो सारे लोग पढ़ रहे हो ना, तो मेरी वॉइस तो सब तक पहुंच रही है। आपको टेक्स्ट कहीं से नहीं पढ़ना, आपको थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको केल्विन का मॉड्यूल और क्लास नोट्स पढ़ने बस। उससे कम करना चाहो, अगर आपको कभी लगे कि केल्विन का मॉड्यूल भी ज्यादा है तो आप जो क्लास के नोट्स हैं, जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं या पीडीएफ अगर इसका मिल रहा है तो उसमें देख लीजिए। अगर आपको लगता है मुझे तो वो भी नहीं याद हो रहा तो ठीक है, एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए, जो जो दे रखे हैं वो याद कर लीजिए, वो तो मिनिमम है आपका। हालांकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना केल्विन के मॉड्यूल में दिया है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट एक लेवल होता है, पहले एनसीईआरटी फिर क्लास फिर केल्विन मॉड्यूल। इसके अलावा आपको कहीं से कोई बुकिश या कोई टेक्स्ट वाली नॉलेज नहीं लेनी। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस कहीं से भी कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस बुक से करते हैं, बस ये याद रखना है। उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो रेलिवेंट होने चाहिए, जो क्वेश्चंस में एग्जाम्पल है वो हमारे पढ़ाए हुए होने चाहिए, तो कर लीजिए वरना मत करिएगा। 2013 से पहले के जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 2013 से पहले का सिलेबस अलग था, बहुत सारे एग्जाम्स इंडिया में होते थे। 2013 में पहली बार नीट हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स नीट में मर्ज हो गए, और 2016 तक सारे नीट में मर्ज हो गए। 2020 में एम्स भी नीट में मर्ज हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम 2013 से आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं, वो भी वो जो सीबीएसई या एआईपीएमटी या नीट इन सब में आए हुए हों, है ना, बाकी किसी के नहीं। इससे पहले कि अगर आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन सिलेबस का है या वो सिलेबस का नहीं है। यही आइडियोलॉजी लीजिए, अपने आप सब चीजें याद भी हो जाएंगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, है ना। टाइम भी बचाना है और चीजें भी आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए यही तरीका है कि रेलिवेंट कंटेंट पढ़िए
उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। ओके चलो, सो एसिमेट्रिक का जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एसिमेट्रिक का अगर कोई और भी लिख देता कि सर इसमें होता है क्या, तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता। एसिमेट्रिक में एक ही एग्जाम्पल है कहना, हमारे लिए एक है, दुनिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट हमारे लिए एसिमेट्रिक का एक ही एग्जाम्पल है कहना। इसके अलावा कुछ है आएगा ही नहीं, मतलब गारंटी इस बात की कि कहना के अलावा कोई और एग्जाम्पल एसिमेट्रिक का नहीं देना आपको, है ना। तो इसलिए एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल कहना याद रखना है। अब क्या करना है, मान लीजिए फ्लावर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि फ्लावर ऐसा है, तो क्या इसको दो इक्वल हाफ में पास कर सकते हैं? और करना वैसे ही है, एक प्लेन जो सेंटर से पास होता हो, तो प्लेन हमारा क्या बन जाएगा, लाइक दिस इज द ओनली प्लेन जहां से आप फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और ये प्लेन सेंटर से भी पास होता हो। तो ये डेफिनेशन किसकी है, बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री में आप क्या पढ़ते हैं कि एनिमल्स को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एक प्लेन से जो सेंटर से पास होता हो, जैसे आप एकाइनोडर्म्स में पढ़ते हैं कि दोज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ऐसे ही प्लांट में बाइलेटरल फ्लावर के लिए आ जाएगा। बाइलेटरल का एक प्रॉपर नेम भी है, दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। जाइगो मतलब जाइगोट से लिया गया, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है वो फिक्स होता है हमेशा थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब भी जाइगोट डिवाइड करेगा तो पहला डिवीजन एक ही प्लेन में होगा, चाहे प्लांट का हो, एनिमल का हो, फंगी का हो, किसी का भी हो। ऐसे यहां भी फिक्स कर दिया कि ओनली वन प्लेन जो सेंटर से पास होता हो, है ना। यहां डेफिनेशन में क्या आएगा, इट कैन बी डिवाइडेड, आप फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इक्वल हाफ, वो आप पूरा लिख लीजिएगा, है ना। फ्रॉम ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर से पास होने वाले किसी एक प्लेन से आप फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फिर सरफराज ने पूछा रेफ्लेशिया में कौन सी सिमेट्री होगी। मैंने अभी क्या बोला था इतनी देर पहले कि न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, आपको जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ना है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक, आई बात समझ में, आपको जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ना है। अभी अच्छा मैं आपसे आपके तरीके से पूछता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं स्टूडेंट हूं, सरफराज इज द टीचर, है ना। अब बताओ सरफराज लॉग निकालना आता है, लॉग टेबल यूज करना आता है, लॉग एंटी लॉग आप निकालते हैं, निकाल लेंगे थोड़ा बहुत सर। अब थोड़ा बहुत में क्या है, आपको log 2, log 3, log 5, log 10 ये सब बताए जाते होंगे। जितनी मुझे समझ है कि एक स्टूडेंट को फिजिक्स में log कितना पढ़ाया जाता है, जितना उसे नीट या इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है। log 23 की वैल्यू कैसे निकलेगी, या log 37.2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बता सकते हो? आई एम वेटिंग। सरफराज वो कोर्स में ही नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला, यही बोला कि आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। बॉटनी के टीचर या फिजिक्स के टीचर होने के नाते तो हम बता ही देंगे, पता है बता दिया, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये कि आपके सिलेबस में कितनी दुनिया है। आप पूरी दुनिया को यहां नहीं समेट सकते। आप अगर कहेंगे सारे फ्लावर में कैसे, सर रोज में फ्लावर, रोज तो कॉमन है, रेफ्लेशिया का तो बहुत सारे लोगों ने फ्लावर देखा भी नहीं होगा। अभी मैं कहूंगी रोज का फ्लावर है, सबने देखा है, या सनफ्लावर का फ्लावर है, सबने देखा है। तो इस केस में क्या, इसमें भी लिमिटेशन है कि रोज का देखा जरूर है बट रोज की सिमेट्री नहीं पढ़नी है आपको। सनफ्लावर का देखा जरूर है बट सनफ्लावर की सिमेट्री नहीं पढ़नी है आपको। जिसकी पढ़नी है उतना पढ़ा दिया जाएगा, तो पूछा भी आपसे उतना ही जाएगा जितना आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि मॉर्फोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। याद कितने करने, कम से कम वो जो एनसीईआरटी में दिए उससे ज्यादा लगना है तो मैं जो लिख रहा हूँ वो याद कर लीजिए, और ज्यादा अगर लग रहा है तो मैक्सिमम आपको केल्विन के मॉड्यूल से, केल्विन के मॉड्यूल के बाहर आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। तो वही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पल्स फैमिली आपके सिलेबस में है, तो क्या सारी दालों के बोटेनिकल नेम याद कर लोगे? अगर ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, बॉटनिस्ट तो भले बन जाओगे लेकिन नीट के हिसाब से जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां तो एक या दो दाल के नाम लिखे, उसके अलावा दालों के नाम ही नहीं लिखे।
बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी दालों के नाम याद कर लें, हो ही नहीं सकता। फैमिली भी सिलेबस में है लेकिन फिर भी आप सारी फैमिली के जीनस नहीं याद कर सकते, है ना। तो इसलिए आपको समझना है कि हम केवल उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी हमारे लिए जरूरी है ना। ये चीज जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी आगे का कंटेंट उतना ईजी हो जाएगा, है ना। जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे एनिमल किंगडम की जेनेटिक्स उठा के अप्लाई कर दें और फिर कहें कि सर इसमें क्या होगा, हमें केवल मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है कि मेंडल के अलावा कोई जेनेटिक्स होती ही नहीं है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स भी होती है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो फोकस हमें अपने सिलेबस पे रखना है ना। सो जाइगोमॉर्फिक की हम बात कर रहे थे, कुछ किसी ने लिखा, प्रशांत शर्मा ने कुछ लिखा था बट वो हटा दिया। सरफराज ने लिखा है सर वो सबसे बड़ा फ्लावर है इसलिए पूछा था। सबसे बड़ा फ्लावर है वो ठीक है, अगर उसमें भी है कि सबसे बड़ा फ्लावर है इसलिए पूछ लिया, तो आपने पूछा कि सर लार्जेस्ट फ्लावर है तो क्या होगा। अभी कोई कह दे कि सर ये टॉलेस्ट फ्लावर है इसमें क्या होगा, फिर कोई कह दे कि सर ये स्मॉलेस्ट फ्लावर है इसमें क्या होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड भी अपने अपने पीक पे हैं। टॉलेस्ट फ्लावर भी होता है, लार्जेस्ट फ्लावर भी होता है, स्मॉलेस्ट फ्लावर भी होता है। तो 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो 3 एग्जाम्पल याद करो, फिर तीनों की सिमेट्री क्या है वो अलग से पढ़ो, जिसका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि पूछी नहीं जानी आपसे, है ना। तो हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब जाइगोमॉर्फिक में एक तो एनसीईआरटी का तरीका है कि आप पी, ये है गुलमोहर, कैसिया, बीन, ये याद कर लीजिए। कैसे देखना है आपको, सरफराज ने लिख ही दिया, ओके सर कंटिन्यू। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, हमारे पास एक फैमिली है, आगे हम पढ़ेंगे फैबेसी। मैंने सीधे सीधे एग्जाम्पल क्या लिखा है, फैमिली फैबेसी, कि फैबेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स आप पढ़ेंगे वो सब जाइगोमॉर्फिक वाले। फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, और फैबेसी फैमिली जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहां भी लिखा है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। और अब फैबेसी में एग्जाम्पल कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल आप यहां लिख लो, कोई इशू नहीं है। पी और बीन तो फैबेसी में है ही, जो यहां आपके सामने मेंशन है, बट इसके अलावा अगर आप मोलैठी लिखोगे वो भी फैबेसी का है, अगर आप इंडिगोफेरा लिखोगे ये भी है, ट्राइफोलियम ये भी है। ये वो नाम है जो फैबेसी फैमिली में एनसीईआरटी में आगे दिए हुए हैं। तो क्योंकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर फैबेसी फैमिली में प्रेजेंट है, इसलिए फैबेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल तो आ ही जाएंगे। उसके अलावा आपको जो याद रखने हैं वो 2 हो गए, एक गुलमोहर और एक कैसिया। ये फैबेसी फैमिली में नहीं है, एक गुलमोहर आपको अलग से याद रखना है और एक कैसिया याद रखना है। तो आपके लिए एग्जाम्पल क्या हो गया जाइगोमॉर्फिक का, फैबेसी फैमिली, गुलमोहर और कैसिया, है ना। शिवानी ने पूछा है क्वेश्चन लॉजिक वाले किया करो, पूछा नहीं है, लिखा होगा उसको। ओके, सो जाइगोमॉर्फिक कैसे याद रखनी है, एग्जाम्पल में फैमिली फैबेसी, गुलमोहर और कैसिया। और फैबेसी के कितने एग्जाम्पल पढ़ने हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ही। फैबेसी फैमिली आपके सिलेबस में है ही, तो आप फैबेसी में पी और बीन कॉमन है, सब जानते ही हैं। और उसके अलावा भी फैबेसी में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो सारे जाइगोमॉर्फिक के आ जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन गलत यहीं से हो जाता है कि हमें लगता है कि जाइगोमॉर्फिक के तो 3 ही 4 एग्जाम्पल लिखे थे, अब इतने सारे में से पूछ लिया गया, कैसे करेंगे। तो यहां नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने 3-4 पेज के बाद लिख दिया फैबेसी फैमिली में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसे करके दिया हुआ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। अब आएगा एक्टिनोमॉर्फिक, जो सबसे इजी है। कि मान लीजिए फ्लावर ऐसा होता, एक सर्किल है, ये सेंटर है, तो फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। कितने सारे प्लेन है जहां से आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यहां क्या आएगा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। जब किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो कैसा बन जाएगा, रेडियल सिमेट्री, जैसे एनिमल्स में पढ़ते हैं आप। एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड आएगा प्रॉपर प्लांट के लिए। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, कंडीशन इज कि प्लेन सेंटर से पास होता हो। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, केवल एक ही प्लेन ऐसा होगा जहां से ये पॉसिबिलिटी है, और एसिमेट्रिक में क्या है, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जहां से आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो।
तो ये याद रखना है। अब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली, 3 एग्जाम्पल दे दिए। मस्टर्ड किस फैमिली का है? यहां पे मस्टर्ड की फैमिली हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेसिकेसी। जैसे मस्टर्ड भी लिखा है बुक में, नहीं तो ब्रेसिकेसी भी आगे देखेंगे। धतूरा और चिली किस फैमिली के हैं? सोलेनेसी के हैं, आपके सिलेबस में है। अब ऐसा नहीं है कि धतूरा और चिली में अगर है तो फाइसेलिस का पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अब आपको सर फाइसेलिस की सिमेट्री तो पढ़ाई नहीं गई। एक्चुअली फाइसेलिस सोलेनेसी फैमिली में है जो आगे मेंशन है, और उसकी सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, आपको खुद ही याद रखनी है। अश्वगंधा में सिमेट्री कैसी होगी वो भी आगे मेंशन कर दिया गया। पिटूनिया में सिमेट्री कैसी होगी, कैप्सिकम की सिमेट्री कैसी होगी, तो क्योंकि ये सारे सोलिनेसी के मेंबर हैं इसलिए। तो जहां जहां फैमिली के नाम याद कर लेंगे वहां पे आसानी इस बात से हो जाएगी कि चलो फैमिली तो आगे पढ़नी है, इस जगह पे वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए लिलियसी फैमिली भी आगे आपकी बुक में है, लिलियसी में कौन सी सिमेट्री आएगी? क्योंकि ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन हो गया, फैमिली भी दे रखी है और सिमेट्री तो 3 ही होती है, तो लिलियसी का फ्लावर भी कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा। हमें 4 ही फैमिली पढ़नी है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी और ब्रेसिकेसी। तो इन 4 में से एक फैमिली है फैबेसी विच इज जाइगोमॉर्फिक। बाकी आपके सिलेबस में 99.9% जो एग्जाम्पल है वो सारे हैं एक्टिनोमॉर्फिक के, एक को छोड़ के, दैट इज कैना, जिसका फ्लावर होता है एसिमेट्रिक। ऐसे याद करेंगे तो ही सिमेट्री सबकी याद हो पाएगी आपको। सबकी का मतलब है वो एग्जाम्पल्स जिनके चांसेस हैं कि वो नीट में आ सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में कहीं और दिए हो या अगर कोई बाहर से भी आ जाएगा तो भी इन्हीं फैमिली का कोई एग्जाम्पल होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जैसे प्लांट किंगडम में आप करते हैं कि 10 to 15 क्वेश्चंस दे दिए गए और अब आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कितने में है, इनमें से कितने फ्लावर रेडियल सिमेट्रिक हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली थे एनसीईआरटी के या फैमिली जो सर ने पढ़ाई है उनमें से ढूंढ लीजिए, उतने में से आपका काम चल जाएगा, है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक फैबेसी को छोड़ के, इन जनरल फैबेसी और कैना को छोड़ के एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में फैबेसी हो गया, इसके अलावा गुलमोहर और कैसिया ये इस फैमिली के मेंबर नहीं है, अलग से याद रखिएगा। और एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल कैना हो गया। तो ये हमारे सिमेट्री के हो गए। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस वे, एक सर्किल के अंदर प्लस का साइन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। एक परसेंट का साइन बना देंगे तो ये जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। तो जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या यूज करना है वो भी याद रखना है। एक सर्किल के अंदर प्लस का साइन है तो एक्टिनोमॉर्फिक, और अगर एक ऑब्लिक साइन बना हुआ है जो परसेंट का साइन होता है दैट इज जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिक का साइन नहीं है, एसिमेट्रिक ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो सिमेट्री हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, कि फ्लोरल पार्ट्स का नंबर क्या है। अब फ्लोरल पार्ट्स कौन से थे? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, अभी हमने पढ़ाई। तो अब हम इनके नंबर पे चलते हैं। ऑल फ्लोरल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे है सारे। अगर सारे फ्लावर 3 या 3 के मल्टीपल में है, एक नाम आता है ट्राइमेरस, एक आएगा टेट्रामेरस और एक आएगा पेंटामेरस। 3 ही सिचुएशन है। अगर सारे फ्लावर पार्ट 3 या इन मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 या 3 का मल्टीपल है, तो फ्लावर कैसा कहलाएगा? ट्राइमेरस कहलाएगा, है ना। 3 का मल्टीपल का मतलब 6, 9, 12, या तो 3 होंगे या 3 का मल्टीपल होगा मतलब। और ऑल का मतलब क्या था? सब चीजें। जैसे कैलिक्स लिया तो कैलिक्स में मान लीजिए क्या यूनिट क्या है? सेपल है, तो सेपल का नंबर 6 है, 3 + 3 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। ऐसे करोला में पेटल है, उनका नंबर 12 है, 3 + 3 + 3 + 3 मान लीजिए, 9 + 3 मान लीजिए, या 6 + 6 मान लीजिए, सब 3 का मल्टीपल है। और एस्टेमन का नंबर 6 है तो 3 + 3 लिख दिया गया, और कार्पल का नंबर 3 है तो 3 हो गया। सारी चीजें 3 या 3 के मल्टीपल में है तो फ्लावर कैसा बन जाएगा? ट्राइमेरस बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए 4 का नंबर आ रहा हो, 4 या 4 का मल्टीपल हो, 5 या 5 का मल्टीपल हो, तो पेंटामेरस और टेट्रामेरस की सिचुएशन आ गई कि जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो 3 या 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, 4 या 4 के मल्टीपल में है टेट्रामेरस, 5 या 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस।
नॉर्मली सबके नंबर अलग अलग होते हैं, तो इन तीनों में से कोई वर्ड नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं है कि सिमेट्री का तो फिक्स है कि सर 3 टाइप की सिमेट्री होती है, कोई भी फ्लावर 3 में से कोई ना कोई एक कंडीशन में आएगा। ब्रैक्ट होगा या नहीं होगा 2 ही पॉसिबिलिटी है। सेक्सुअलिटी में बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या न्यूट्रल 3 ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के जो ये 3 टर्म्स लिखे गए, ये तीनों हर फ्लावर में अप्लाई हो, तीनों में से एक कोई हर फ्लावर में अप्लाई हो, ये जरूरी नहीं है। देयर आर सो मेनी फ्लावर्स जिनमें कैलिक्स का नंबर कुछ और है, करोला का कुछ और है, एंड्रोशियम कुछ और, गायनीशियम कुछ और, तो उनमें से कोई सिमेट्री नहीं आ रही, कोई प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करेंगे आप, ना ट्राइमेरस, ना टेट्रामेरस, ना पेंटामेरस, है ना। 12 है तो ट्राइमेरस और टेट्रामेरस दोनों होगा। दे डिपेंड कि आपको जब 12 लेने हैं तो 12 किसका मल्टीपल लेना है। अगर मान लीजिए 12 में आपने ऐसे लिखा कि सर ये 3 + 9 है, या 3 + 6 + 3 है, 9 + 3 है, या 3 + 3 + 6 है, या 6 + 3 + 3 है, ये सब अगर है, टोटल तो 12 है, कंडीशन ये सब हो गई, तो ये ट्राइमेरस बन गया। ऐसे टेट्रामेरस बनाना है तो क्या आएगा, 4 + 8 आएगा, या 8 + 4 आएगा, या 4 + 4 + 4 आएगा। तो ये सारे 4 या 4 का मल्टीपल हो गया, है ना। तो ये आपको देखना है कि 3 या 3 का मल्टीपल देखना है, पूरा फिगर एक साथ नहीं आएगा। ये जो मैंने प्लस प्लस करके क्यों लिखे कि मैंने ये मान लिया कि टुकड़ों में है, लाइक कि 12 स्टेमन है तो 3 बाहर हैं और 9 अंदर हैं, या 3 बाहर हैं और 6 अंदर हैं और फिर 3 और अंदर उसके हैं। तो ऐसे केस में आपको समझना है, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेट करके कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। 3 या 3 का मल्टीपल है तो सीधे सीधे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है लिलिएसी फैमिली। अब देखो एनसीईआरटी ने यहां नहीं दिया, जो लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या देखा है आपने, तो ट्राइमेरस का एग्जाम्पल आप पूछते तो एनसीईआरटी ने ट्राइमेरस जहां पे डिस्क्राइब किया वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब आप लिलिएसी फैमिली देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 3 या 3 का मल्टीपल है तो फ्लावर कैसा होगा, ट्राइमेरस होगा। तो ट्राइमेरस का एग्जाम्पल अगर आए तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, लेकिन आप कहोगे कि सर ट्राइमेरस का एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, कैसे आ गया, तो किसी और तरीके से दे रखा है उन्होंने, आपको वो ध्यान में रखना है। ऐसे टेट्रामेरस का एग्जाम्पल में फैमिली ब्रेसिकेसी है, सब हम 4 4 4 4 पढ़ेंगे। पेंटामेरस के एग्जाम्पल में फैमिली सोलेनेसी है, ये तीनों ही फैमिली हमें पढ़नी है ना। ब्रेसिकेसी में कार्पल 2 आएंगी, सोलेनेसी में भी कार्पल 2 आएंगी, लेकिन बाकी सब चीजें 4 4 4 आएंगी, और यह सोलेनेसी है तो 5 5 5 आएंगी। तो हमने इन जनरल मान लिया कि पेंटामेरस, टेट्रामेरस और लिलिएसी में तो कोई डाउट ही नहीं है, सब चीजें 3 या 3 के मल्टीपल में है तो वो ट्राइमेरस कहलाएगा। और अगर ये कोई नंबर फिक्स नहीं हो रहा तब कोई इश्यू नहीं है, हम इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। लाइक आप कहेंगे सर फैबेसी में क्या 4 फैमिली है तो चौथी फैमिली में क्या है, वहां इन तीनों में से कोई वर्ड अप्लाई नहीं होगा। वहां कैलिक्स का नंबर अलग है, कोरोला का अलग है, एंड्रोशियम का अलग है, गायनीशियम का अलग है, कोई सिमेट्री नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। आप थैलेमस में क्या बनाते हैं, ओवरी बनाते हैं। अब जब आप थैलेमस में ओवरी बनाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपको चीजें देखनी है, जैसे ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। एक मिनट रुको बेटा, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा। चलो मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, है ना। कि हमें क्या पढ़ना है, सिमेट्री कांस्टेंट रखनी है ना? देखो ये मैं एक लेवल बना रहा हूं अपने हिसाब से। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, कार्पल को ही कांस्टेंट बना देता हूं, क्योंकि हमें ओवरी की पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रखनी है। लाइक दिस, ये कार्पल है, तीन फ्लावर चाहिए मुझे तो मैं 3 बना दे रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक। नीचे थैलेमस है ये, जिसपे ये कार्पल प्रेजेंट है। सारे फ्लावर को मैंने सेम पोजीशन पे बनाया है अपने डायग्राम के हिसाब से, सबकी हाइट एक जैसी रखी हुई है ना। ये 3 फ्लावर बना लिए। अब इन 3 फ्लावर में हमें क्या करना है, तीनों में नंबर ऑफ फ्लोरल, ये तो कांस्टेंट रखना है हमें, मतलब फ्लावर को आपको सेम प्लेटफॉर्म पे रखना है और उसमें जो पोजीशन देखनी है वो ओवरी या थैलेमस, क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल टाइम के हिसाब से डीजेनरेट कर जाती हैं। ओवरी क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है पूरे कार्पल में, थैलेमस डेफिनेटली आपको दिखाई देगा जिस पर सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज हैं, तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है।
अब पहली कंडीशन क्या है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इस कार्पेल या ओवरी के नीचे से निकले, लाइक यहां से एंड्रोशियम निकल आया, यहीं से हमने जो है वो एक पेटल बना दिया और यहीं से जो है वो हमने एक सेपल बना दिया। तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से अराइज हुए, है ना। तो ओवरी के नीचे से अराइज हुए तो क्या बन गया, हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, और ओवरी यानी कार्पेल यानी गाइनीशियम है तो गाइनस। तो फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है, जब फ्लोरल पार्ट्स कार्पेल के नीचे से अराइज हो, व्हेन ऑल द फ्लोरल पार्ट्स अराइजेस बिलो कार्पेल, तो उस केस में फ्लावर कैसा कहलाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर हो जाएगी। अगर ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर हो जाएगी देन दिस विल बिकम सुपीरियर ओवरी। ओवरी क्या बन जाएगी, सुपीरियर ओवरी बन जाएगी, है ना। इसको जी के नीचे लाइन बना के शो करते हैं। सिंबल क्या है कि अगर आप कैपिटल जी के नीचे बार बनाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी होगी तो फ्लावर हाइपोगाइनस ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए जब हम सिंबल यूज करेंगे तो ओवरी की पोजीशन का कर लेते हैं रादर देन फ्लावर का टाइप। आप हाइपोगाइनस का कोई सिंबल नहीं बनाते लेकिन सुपीरियर ओवरी का बनाते हैं। तो अगर सुपीरियर ओवरी का सिंबल बनाया तो अंडरस्टूड है कि फ्लावर हाइपोगाइनस ही होगा, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसलिए हम केवल हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी में केवल सुपीरियर ओवरी को कंसिडर कर लेंगे आगे, लेकिन दोनों पैरेलल हैं। अगर फ्लावर सुपीरियर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर ही होगी, है ना। एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी लास्ट में देखेंगे, है ना। अब क्या करना है, थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जो थैलेमस है ये ओवरी की बाउंड्री तक ग्रो कर गया लाइक दिस। ये सब थैलेमस है। थैलेमस ने क्या किया, ओवरी की बाउंड्री को कवर अप कर लिया, उसकी सरफेस को कवर अप कर लिया। और फिर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो यहां से अराइज हो, लाइक स्टेमन यहां पे है, ये पेटल हो गया और आगे जाके ये सेपल हो गया। तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी की पेरिफेरी पे आ गए, ओवरी की बाउंड्री लाइन पे आ गए बाहर की तरफ। थैलेमस ऊपर ग्रो किया और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी की बाउंड्री लाइन पे आ चुके हैं। तो पेरिफेरी पे आ गया है तो इसका मतलब फ्लावर कैसा बन गया, पेरीगाइनस। पेरी मतलब पेरिफेरी से लिया गया, गाइनस मतलब कार्पेल यानी ओवरी से लिखा। तो थैलेमस ग्रो करेगा ऊपर और वो ओवरी की पेरिफेरी को इनसर्कल कर लेगा, उनको घेर लेगा। तो फ्लावर कैसा बन जाएगा, पेरीगाइनस। अब इस केस में ओवरी क्या है, आधी थैलेमस के अंदर है, आधी थैलेमस के ऊपर है। आप इसको चाहे तो इंफीरियर बोल लीजिए हाफ, या सुपीरियर बोल लीजिए हाफ। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको लिखा है हाफ इंफीरियर, आधी नीचे है। अगर किसी बुक में हाफ सुपीरियर लिखा हुआ है तो भी चलेगा, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। इसको जी के साइड में लाइन बना देते हैं, इसका मतलब जी के बीच में, जी की जो बाउंड्री है वहां से फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे। वो जो लाइन बनी है जी के नीचे या साइड में, दैट डिपेंड्स द फ्लोरल पार्ट्स कि वो कहां से अराइज हुए। अगर वो कार्पेल के नीचे से अराइज हुए तो लाइन को नीचे बना दिया गया, कार्पेल यानी जी सबसे ऊपर आ गया, सुपीरियर ओवरी। अगर वो ओवरी की पेरिफेरी से निकाल के बने हुए हैं तो उसके हिसाब से साइड में बना दिया गया, जी के साइड में आ गया तो फ्लावर बन गया पेरीगाइनस, ओवरी हो गई हाफ इंफीरियर, है ना। और चेंजेस हुए और क्या हुआ कि थैलेमस ने पूरा ओवरी को कवर अप कर लिया लाइक दिस। ये थैलेमस ग्रो कर गया और इसने पूरी ओवरी को जो है वो अपने अंदर कंप्लीट कवर अप कर लिया है पूरी तरीके से। और जब ये पूरा कवर अप कर लेगा तो क्या होगा, फिर सारी की सारी ओवरी तो अंदर चली जाएगी, वो तो थैलेमस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, उसके अंदर चली गई, है ना, धस गई। एम्बेडेड मतलब धस गई ये। अब इस केस में ये पूरा थैलेमस ने इनसर्कल कर लिया, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एपीगाइनस। एपी मतलब अबव, गाइनस मतलब कार्पेल यानी कार्पेल के ऊपर आ गया। और यहाँ पे ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर, ओवरी सबसे नीचे पहुंच गई। तो ओवरी कैसी है, इंफीरियर ओवरी है। यहाँ जी के ऊपर लाइन बनाई जाती है, दैट डिनोट्स द इंफीरियर ओवरी। तो ये इंफीरियर ओवरी का केस आ जाएगा, है ना। फ्लोरल पार्ट्स यहीं से अराइज होंगे, लाइक ये पोजीशन है तो यहाँ से ये स्टिक, ये कार्पेल ये हो गया, ये फ्लोरल पार्ट्स बना दिए गए। स्टेमन हो गया, कैरोला में पेटल हो गया एंड कैलिक्स के अंदर सेपल हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पार्ट्स को देखा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ठीक है।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे याद रखेंगे, है ना। कैसे याद रखेंगे, इसमें सबसे रेयर क्या है, जो ट्रांजिशन का फेज है, जहां पे थैलेमस ने ओवरी को आधा कवर किया हुआ है, दैट इज पेरीगाइनस। तो पहले पेरीगाइनस का एग्जाम्पल याद रखिए। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, वही पूछे जाएंगे आपसे। पीच, प्लम, रोज, सब एक ही फैमिली के प्लांट हैं। तो पीच, प्लम और रोज, इसमें कैसा होता है फ्लावर, पेरीगाइनस। या पूछा जाए कि इनकी ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर होती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे लिए रेयर क्या है एक्चुअली, एपिगाइनस। ये तो एक्सेप्शन ट्रांजिशन हो गया। इसके बाद हमारे पास फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस। एपिगाइनस के एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, कुकरबिट्स, गुआवा, और बुक में लिखा होगा रे फ्लोरेट। फ्लावर नहीं है, फ्लावर से भी छोटे हैं, तो क्या कहलाएंगे, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए। तो एपिगाइनस के एग्जाम्पल क्या हुए, कुकरबिट्स। कुकरबिट्स में लाइक कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया, करेला या बॉटल गॉर्ड हो गया, लौकी, और भी इस तरीके के जितने प्लांट आप इमेजिन करना चाहें, कुंदरू हो गया, स्नेक गॉर्ड हो गया, सब इसी फैमिली के। सो कुकरबिट्स के अंदर ये केस आएगा, गुआवा के अंदर आएगा, एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर एक्चुअली खुद अपने आप में पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, पूरा बाउंड फ्लावर है। सनफ्लावर के टुकड़े करोगे तो एक एक टुकड़ा एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, बट क्योंकि देखने में बहुत छोटा है इसलिए उसे फ्लोरेट बोलते हैं। तो जो बाहर वाले फ्लोरेट्स हैं, जिनकी वजह से सनफ्लावर में कलर आता है डार्क ऑरेंज या येलो, दोज आर रे फ्लोरेट। और सेंटर में जो ब्लैक कलर का मास है वो डिस्क फ्लोरेट कहलाते हैं। तो रे फ्लोरेट बाहर वाले हैं, जिनमें अगर आप सिमेट्री करोगे तो वो कौन सी है, उनमें अगर आप एपिगाइनस पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो ये बात आ जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंफीरियर ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, एपिगाइनस के हिसाब से। अब आप कहें कि सर हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल, तो सारी फैमिली तो हमारी ऐसी ही है। अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं तो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, यहां से लिखोगे तो ब्रासिकेसी फैमिली, उसमें भी सुपीरियर ओवरी है, सोलेनेसी, फैबेसी, लिलिएसी। हमें जो चारों फैमिली पढ़नी है उन चारों में कैसा फ्लावर है, हाइपोगाइनस। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केस में हमें क्या मिलेगा, एग्जाम्पल हाइपोगाइनस। रेयर केस क्या है, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, और उनके एग्जाम्पल आपने याद ही कर रखे हैं। क्यों, जो रेयर है वो पहले याद करने की कोशिश करिए, सो दैट कि कभी भी आपसे कोई जर्नल स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप जो बचा उसमें उसको अप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। यही तरीका हो सकता है इजी, बिकॉज ऐसे अगर आप हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल याद करोगे तो मस्टर्ड भी दिया है, कैलोट्रोपिस भी दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तीनों हमारे डायग्राम के हिसाब से हैं। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम दिए है ना। ये आप समझ सकते हैं कि ये थैलेमस है, टी जहां लिखा हुआ है, थैलेमस नीचे, तो ओवरी सबसे ऊपर है, तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर ओवरी हो गई। सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, एक स्टेमन, कार्पेल, और एक स्टेमन हो गया, कैलिक्स एंड करोला, ये सब इसके नीचे से निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कैसा हो गया, हाइपोगाइनस। बी और सी, यहाँ पे भी देखोगे तो ओवरी को इतना कवर कर लिया है थैलेमस ने, यहाँ तक ये लाइन दी है, और यहाँ पे तो यहाँ तक कवर कर दिया है। तो ओवरी आधी नीचे चली गई, आधी ऊपर है, फ्लोरल पार्ट जो है वो उस बाउंड्री लाइन के आगे से जाके ही अराइज हो रहे हैं, पेरीगाइनस। अगर ये ओवरी को पूरा कवर कर लेंगे लाइक दिस, यहाँ तक ओवरी थी, ये सारे कवर अप हो गया, तो फ्लावर कैसा बन गया, एपिगाइनस बन गया, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल ये आपके सामने रहे, हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी होगी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अब अगर आप देखोगे तो मस्टर्ड किस फैमिली का था, अभी हमने लिखा मस्टर्ड ब्रासिकेसी का है, चाइना रोज की फैमिली अभी छोड़ दीजिए, ब्रिंजल जो है वो सोलेनेसी का है, चाइना रोज मालवेसी फैमिली का है, उसमें भी ऐसा ही केस आता है। पेरीगाइनस में पीच, प्लम, रोज जो फिक्स है वो वही याद रखने, और एपिगाइनस इंफीरियर में गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो जो रेयर है दैट इज पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस, वो पहले याद करिए, एंड देन उसके बाद इन जनरल क्या आएगा, हाइपोगाइनस आएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर in terms of bract, presence or absence, in terms of symmetry, actinomorphic, zygomorphic, asymmetric, in terms of number of the floral part, trimerous, tetramerous, pentamerous, in terms of the sexuality of the flower,
bisexual, unisexual, neutral. In terms of symmetry of the flower, actinozygo in terms of the position of the floral part, that is hypogynous, perigynous and epigynous, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसमें, है ना। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कभी, इनमें से सबसे एडवांस फ्लावर कौन सा है बताओ, ये आपकी एक्सरसाइज, अपना डायग्राम ले लेते हैं। आउट ऑफ दीज थ्री, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, इनमें से सबसे एडवांस फ्लावर कौन सा है और क्यों? बताओ आप लोग। फरहीन ने सबसे पहले रिप्लाई किया है हाइपोगाइनस, मतलब जो सबसे पहले दिया है सुपीरियर ओवरी। रैनी ने लिखा है एपिगाइनस, मे बी विद लॉजिक। लॉजिक क्या है फरहीन और रैनी, क्यों आपके हिसाब से आपको लगता है कि हाइपो या एपी में से कोई एडवांस होगा? विधि ने एपिगाइनस लिखा हुआ है, पेरिगाइनस तो नहीं होगा, ये तो सबको समझ में आता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो जो ट्रांजिशन या जो बीच में आता है वो एडवांस या प्रिमिटिव में रोल प्ले नहीं करता, है ना। अब देखना ये है कि हाइपोगाइनस प्रिमिटिव होगा या एपिगाइनस प्रिमिटिव होगा, या कंट्रास्ट में एडवांस कौन सा होगा, है ना। हाइपोगाइनस में अगर आप देखोगे तो ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है, ओवरी सबसे ऊपर होगी तो ओवरी से आगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो इसका मतलब अगर ओवरी सबसे ऊपर है, थैलेमस के ऊपर अगर ओवरी है तो थैलेमस के ऊपर ही फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट वेल एक्सपोज होगा। जो प्लांट के फ्रूट्स पे ईट करने वाले एनिमल्स हैं, फ्रूगीवोरस एनिमल, फूड चेन के हिसाब से जो हर्बीवोरस एनिमल होंगे वो फ्रूट पे फीड कर लेंगे, तो प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्ट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, है ना। तो एपिगाइनस फ्लावर जो है वो प्रिमिटिव फ्लावर होता है, या सुपीरियर ओवरी जो है वो प्रिमिटिव ओवरी मानी जाती है। एपिगाइनस मोस्ट एडवांस है, बिकॉज पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो थैलेमस के अंदर पैक है। अगर थैलेमस के अंदर पैक है तो उसके जो सीड्स हैं प्लांट के हिसाब से वो वेल सेफ हैं, उनका जो प्रेडेटर होगा वो उनको आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्लांट में सीड कहाँ पे है जिस पे फीड करके वो सरवाइव करें। तो इसलिए एपिगाइनस फ्लावर को जो है वो एडवांस माना गया और हाइपोगाइनस को प्रिमिटिव माना गया। और वी कैन से सुपीरियर ओवरी मोस्ट प्रिमिटिव ओवरी है एंड इंफीरियर ओवरी मोस्ट एडवांस ओवरी है ना। पेरिगाइनस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फेज, ये दोनों के बीच में आती है। तो ये बीच वाला केस भी आपको याद रखना है कि ये बीच में आई है ना। और ये कहां से लिया गया? सेम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहीं प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, 24 फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स जो जॉन हचिंसन ने दिए थे ड्यूरिंग द सजेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो 24 प्रिंसिपल्स थे उन्हीं में से एक प्रिंसिपल ये भी है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, और वी कैन से टाइप ऑफ द ओवरी, दैट इज सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड इंफीरियर, है ना। तो इसमें इंफीरियर ओवरी जो है वो मोस्ट एडवांस ओवरी माना गया है ना, ये याद रखिएगा, है ना। प्रशांत ने लिखा है बेटर सर्वाइवल, यस, है ना। एपिगाइनस इसलिए एडवांस है क्योंकि उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा है। विधि ने लिखा था एपिगाइनस बिकॉज ओवरी इज कवर्ड विद थैलेमस, बिल्कुल ये भी ठीक है। एपिगाइनस फ्लावर जो है वो मोस्ट एडवांस है, या कह लीजिए सुपीरियर ओवरी जो है वो मोस्ट एडवांस ओवरी कहलाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर क्या होता है और उसमें हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हमने उसके बारे में स्टडी किया है ना। नेक्स्ट आएगा इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ब्रेक के बाद चलने दो या एंड करूं?